नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद महायुति अब अगला बड़ा लक्ष्य तय कर चुकी है। गठबंधन की नजर अब प्रदेश की 7 राज्यसभा सीटों पर है और इसके लिए अंदरखाने रणनीति बनाई जा रही है। विधानसभा में मौजूदा विधायकों की संख्या को देखते हुए सत्ताधारी गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें आसानी से मिल सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक एक सीट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के सामने चुनौती ज्यादा कठिन है। जी हां दोस्तों, उसके लिए एक सीट जीतना आसान नहीं होगा। राजनीतिक समीकरण बताते हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल एकजुट होकर पूरी ताकत लगाएं, तभी वो एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। जरा सी चूक या क्रॉस वोटिंग की स्थिति में उनकी उम्मीदें कमजोर पड़ सकती है। सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला इसी एक सीट को लेकर माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की नजर इसी सीट पर टिकी हुई है। अगर वो रणनीतिक तरीके से अतिरिक्त समर्थन जुटाने में सफल हो जाती है तो विपक्ष के हाथ से ये सीट भी निकल सकती है। राज्यसभा चुनाव आमतौर पर सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि विधायकों के वोट से तय होते हैं। इसलिए विधायकों की संख्या गठबंधन की मजबूती और आपसी तालमेल बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राजनीतिक बैठकों, रणनीतिक चर्चाओं और स्वाभाविक जोड़ तोड़ की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र समेत देश के 10 राज्यों में खाली हो रही राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस ऐलान के साथ ही संबंधित राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीटें रिक्त हो रही है। इन सभी सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान कराया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च तय की गई है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 9 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन ये तय प्रक्रिया के अनुसार मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होते बल्कि संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित विधायक मतदान करते हैं। इसलिए विधानसभा में जिस गठबंधन या पार्टी के पास अधिक संख्या होती है उसकी स्थिति मजबूत मानी जाती है। महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर यह गठबंधन कई सीटें आसानी से जीत सकता है। इन चुनाव के नतीजों महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक ताकत और गठबंधन की मजबूती को साफ तौर पर दिखाएंगे। साथ ही ये भी तय होगा कि विपक्षी दल किस हद तक एकजुट होकर मुकाबला कर पाते हैं। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के नामों को लेकर सियासी चर्चाएं और तेज होने की उम्मीद है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र से राज्यसभा के जिन सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है उनमें कई प्रमुख नाम शामिल हैं। इनमें शरद पवार, फौजिया खान, प्रियंका चतुर्वेदी, रजनी पाटिल, धैर्यशील पाटिल, भागवत कराड़ और रामदास आठवले शामिल हैं। इन नेताओं का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही महाराष्ट्र की 7 सीटें खाली हो रही है। बता दें कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि हर 2 साल में लगभग 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है और उन सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाते हैं। इसी प्रक्रिया की वजह से राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा की तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और उसे समय से पहले ही भंग किया जाता है, लेकिन राज्यसभा लगातार चलती रहती है। उसके सदस्य चरणबद्ध तरीके से रिटायर होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। वहीं महाराष्ट्र से जिन नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा के निर्वाचित विधायकों द्वारा किया जाएगा। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इन सीटों पर मुकाबला दिलचस्प रहने की संभावना है, क्योंकि इससे यह भी साफ होगा कि राज्य में किस गठबंधन की पकड़ ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के मौजूदा आंकड़ों और राजनीतिक समीकरणों को देखकर कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव में ज्यादातर सीटें सत्ताधारी गठबंधन महायुति के पक्ष में जाने की संभावना है। मौजूदा स्थिति के अनुसार विधानसभा में बीजेपी के मजबूत आधार के कारण उसे 4 सीटें आसानी से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास अतिरिक्त वोट है जो उन्हें कम से कम 1 सीट आराम से जीतने की सुविधा देगी।
वहीं अजित पवार गुट भी अपनी संख्या बल के कारण एक सीट सुरक्षित कर सकता है। विपक्ष की ओर महाविकास आघाड़ी के पास कुल ताकत सिर्फ एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। हालांकि ये काफी हद तक उनकी एकजुटता और मतदान के समय रणनीति पर निर्भर करेगा। राज्यसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए लगभग 37.5 विधायकों के वोट की आवश्यकता होती है। महाविकास आघाड़ी की ताकत में कमी के कारण उसकी पहले की 3 सीटों में से अब अधिकांश सीटें महायुति के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। इससे साफ संकेत मिलता है कि विधानसभा में सत्ताधारी गठबंधन की बढ़ती ताकत राज्यसभा में भी उसे लाभ पहुंचा सकती है। इस तरह राज्यसभा चुनाव के परिणाम महाराष्ट्र की राजनीतिक ताकतों का नया मानचित्र पेश करेंगे और आगामी समय में गठबंधन समीकरणों पर असर डाल सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी 137, शिवसेना 60, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 41, शिवसेना 20, कांग्रेस यानी कि 16, शरद पवार 10। इस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि विधानसभा में सत्ताधारी गठबंधन महायुति की कुल संख्या 238 है, जो बहुमत के लिहाज से बेहद मजबूत स्थिति प्रदान करती है। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की कुल संख्या 46 है, जो अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में है। इन आंकड़ों के आधार पर यह साफ देखा जा सकता है कि आगामी राज्यसभा चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण विधानसभा फैसलों में महायुति गठबंधन का दबदबा रहेगा, जबकि विपक्ष को जीतने के लिए पूरी एकजुटता और रणनीतिक समर्थन की आवश्यकता होगी। दोस्तों, विधानसभा के वर्तमान आंकड़े साफ बताते हैं कि महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तभी वो राज्यसभा की एक सीट जीतने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में गठबंधन के भीतर वरिष्ठ नेताओं और अनुभव वाले सांसदों की भूमिका काफी जरूरी होगी। इस संदर्भ में शरद पवार की भूमिका सबसे जरूरी मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि राज्य में दोनों एनसीपी गुटों के विलय की चर्चाएं समय समय पर उठती रही है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात को देखकर यह संभावना फिलहाल कम नजर आती है। इसी बीच शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत और अन्य नेताओं ने शरद पवार को फिर से राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव रखा है। अगर कांग्रेस और अन्य घटक दल उनका समर्थन करते हैं तो उनकी जीत आसान हो सकती है। इसके बावजूद हाल की राजनीतिक घटनाओं और शरद पवार की उम्र को ध्यान में रखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या वो अब संसदीय सफर जारी रखना चाहते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वो सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे संन्यास की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए ये देखना बाकी है कि महाविकास आघाड़ी उनके नाम को समर्थन देती है या नहीं, और अगर वो उम्मीदवार बनते हैं तो गठबंधन उन्हें जीत दिलाने के लिए कितनी मेहनत करता है। वहीं दूसरी तरफ रामदास आठवले की स्थिति आगामी राज्यसभा चुनाव में काफी रोचक मानी जा रही है। पास्ट में उन्होंने हमेशा किसी न किसी बड़े दल यानी कि कांग्रेस, एनसीपी या बीजेपी के समर्थन से ही राज्यसभा का मार्ग हासिल किया है। वो कभी अपने दम पर राज्यसभा नहीं पहुंचे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का मौका दिया और केंद्र में राज्य मंत्री के पद पर भी नियुक्त किया। इससे उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और ताकत दोनों बढ़ी। अब जब राज्य में कम से कम अगले 3 साल तक कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है, राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी उन्हें फिर से मौका देगी या इस बार नया चेहरा उतारेगी। उन्हें री इलेक्शन की संभावना मुख्य रूप से पार्टी की रणनीति, विधानसभा में गठबंधन की ताकत और आगामी सियासी समीकरणों पर निर्भर करेगी। विश्लेषकों का मानना है कि अगर पार्टी को लगता है कि आठवले की मौजूदगी गठबंधन के भीतर संतुलन बनाकर रख सकती है और चुनावी हितों को सुरक्षित रख सकती है तो उन्हें मौका दिया जा सकता है। वहीं अगर बीजेपी किसी नए चेहरे को आगे लाना चाहती है या राज्य में गठबंधन को मजबूत करने के लिए रणनीतिक बदलाव करना चाहती है तो नया उम्मीदवार पेश हो सकता है। इसलिए रामदास आठवले की स्थिति राज्यसभा चुनाव में न सिर्फ उनके व्यक्तिगत करियर बल्कि महायुति गठबंधन की रणनीति और सियासी समीकरणों के लिए भी जरूरी रहेगी। ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी किस तरह संतुलन बनाती है और किसे आगे बढ़ाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।